अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा बख्श, न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी की जानिब से आज वीडियो लिंक के जरिए कनाडा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 23 जून की तारीख दी गई कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। साथ ही शेखुल इस्लाम ने फौज को दावत दी कि जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो फौज एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल ले। यही नहीं, उनका यह भी कहना था कि अगर वो उनके अहल खाना या साथियों में से किसी को नुकसान पहुंचा तो वो उसके लिए पब्लिक FIR पहले से ही कटवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने नामजद किया वजीर आजम पाकिस्तान को, वजीर आला पंजाब को, परवेज रशीद साहब वजीर इत्तलात और तमाम अहम वज़रा, जिसमें शामिल हैं ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आबिद शेर अली। इसके साथ साथ पंजाब से राना सनाउल्लाह साहब का नाम भी उन्होंने दिया कि वो इन सबको नामजद कर रहे हैं, अगर कुछ भी हुआ तो ये पब्लिक FIR वो कटवा रहे हैं। अगर गुज़िश्ता साल की बात की जाए, पिछले दौरे हुकूमत में भी उन्होंने एक तहरीक चलाई थी निज़ाम के खिलाफ। उसमें वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। एक लॉन्ग मार्च का इंतजाम किया गया था उनकी जानिब से लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। 13 जनवरी 2013 को 5 दिन तक इस्लामाबाद के D चौक में एहतजाजी धरना दिया गया। कंटेनर में वो बंद रहे, जिसके बाद मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ। कोई भी मकसद हासिल किए बगैर वो धरना या वो एहतजाज खत्म हो गया था। एक बार फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह की जानिब से वतन वापसी का ऐलान किया गया है। उनका ये भी कहना है कि फौज जब वो पहुंचे तो उससे ताउन चाहते हैं, मदद चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल ले। सवाल यह है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को खतरा किससे है और क्यों है? क्या वो इतनी बड़ी ताकत हैं कि हुकूमत को उनसे परेशानी होनी चाहिए? इसके साथ साथ ये भी कि क्या हुकूमत कोई ऐसी स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली अपनाएगी, कोई पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करेगी जिसकी वजह से उन्हें परेशानी है? इसी पूरे मामले पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस मामले पर पहले बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यहाँ पर एडमिरल रिटायर्ड साबिक सफीर जावेद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नून लीग की नुमाइंदगी या उनका मौक़िफ़ लेंगे आबिद शेर अली साहब, हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि उनका नाम भी इस FIR में शामिल है, वो क्या सोच रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपोजिशन जमात है, उनके आयतुल्लाह दुरानी साहब अहम रहनुमा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ क्या है, क्या हिकमत अमली बना रही है ये जमात, तर्जुमान उमर रियाज अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, आपसे ही आगाज़ करूंगी। पहला सवाल ये कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत तकरीबन तमाम अहम वज़रा के नाम ले दिए। जियो ने भी नाम लिए थे, हमें बंद कर दिया गया। कि आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतने हसास मौजू पे जो है वो मौक़िफ़ लिया पाकिस्तान अवामी तहरीक का। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने तो रूल ऑफ लॉ की बात की है और आइन और कानून से हट के कोई भी बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नहीं की। उनका कसूर ये है कि वो डिप्राइव पीपल और मैसेज की और कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, जिन्हें आर्टिकल 5 से लेकर 40 तक रियासत जमानत देती है बेसिक राइट्स की। उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इलेक्शन की बात की थी, रिफॉर्म्स की और इस्लाहात की, पॉलिटिकल प्योरिफिकेशन की। मुझे कोई शख्स बता दे कि इलेक्शन 213, 218 और आर्टिकल 63 की क्लॉज F के मुताबिक हुआ हो, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब आमतुन नास की बात करेगा, उनके हक की बात करेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, तो जिन लोगों ने माल बनाया है, जिनका पैसा बाहर है, जायदादें बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर नेशनल हैं, वो उन्हीं वालिदैन के रिकॉर्ड की वजह से नेशनल होंगी। तो वो झूठ बोल रहे हैं कई लोग असम्बली में बैठ के ड्यूअल नेशनलिटी पे और अपना सारा माल सब वहाँ रखे हुए। यहाँ लोगों को जंगले में कैद कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर सेहत की और तालीम की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हूँ, तो उस मुल्क के अंदर करप्शन योमिया 150 अरब रुपए हो, तो ऐसे हालात में मुल्क और रियासतें नहीं चला करती, इदारे नहीं चला करते। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ना एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को इनकाउंटर करने के लिए इनके पास कोई पॉलिसी है, ना स्टेट पॉलिसी है, ना एजुकेशन। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब तो खुद डुअल नेशनल है, उन्होंने कनाडा की शहरियत भी रखी हुई है। वो आएंगे, कुछ अरसे की तहरीक चलाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। इस बार क्या आप लोगों की हिकमत अमली, वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं? कोई रैली निकालेंगे, कोई धरना होगा, फिर उनकी वापसी हो जाएगी? मैडम, इस दफा वो आ रहे हैं और हमेशा के लिए आ रहे हैं। वो छुट्टियों पे नहीं आ रहे, वो छुट्टियां कराने आ रहे हैं इंशाल्लाह। कनाडा की शहरियत तर्क करके क्या वतन वापस आ रहे हैं? नहीं, वो उस शहरियत से पाकिस्तानी शहरियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाई बर्थ पाकिस्तानी है। और जब कनाडा का लॉ कहता है कि जब आप किसी बर्थ, जिस कंट्री में आपकी पैदाइश हो, वहाँ चले जाएं, वहाँ कैनेडियन जो कानून है वो लागू नहीं होता, वो पाकिस्तान का कानून लागू होता है। वो पाकिस्तानी है। उन्होंने जिस कौम को आईने पाकिस्तान का शऊर दिया, की खातिर लड़ रहे हैं और जान हथेली पे रख के आ रहे हैं, इस कौम के बच्चों की खातिर, मजदूरों की खातिर, किसानों की खातिर, उस पीछे हुए तबके की खातिर जो लाशें उठा रहा है, जो डिग्रियां जला रहा है, जो खुदकुशियां और खुदसोजियां कर रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान का पिछड़ा हुआ तबका
23 जून को डॉक्टर ताहिरुल कादरी का वो वालिहाना इस्तकबाल करेगा। अब्बासी साहब ये बातें तो हम काफी अरसे से सुन रहे हैं, आप सिस्टम से बाहर रहकर सिस्टम कैसे ठीक करेंगे? क्या सड़कों पर आइन नाफिज होगा? इंतखाब हुआ, लोगों ने वोट दिया, मैंडेट मिला तो मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। आप लोग तो सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, सिस्टम का हिस्सा बने बगैर सिस्टम कैसे ठीक होगा? बिल्कुल हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है। ये करप्ट लूला लंगड़ा निज़ाम जो आईने पाकिस्तान के बगैर तश्कील दिया गया, और ये इलेक्शन आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं हुए। मैं चैलेंज करता हूँ कोई माई का लाल साबित कर दे कि इलेक्शन 213, 218 के मुताबिक हुए। आपके मीडिया ने दिखाया कि जिस तरह एफबीआर का, स्टेट बैंक का रोल रहा, जिस तरह लोगों से दुआए कुनूत सुन के उन्हें फारिग कर दिया गया और उनसे इतना नहीं पूछा गया कि कितना माल बनाया है। वही टैक्स इवेडर्स, बैंक डिफॉल्टर्स, फेक डिग्री होल्डर्स पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। लिहाजा आज हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के पिछे हुए तबका डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साथ खड़ेंगे, और ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह 23 जून की सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। अब्बासी साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हम दीगर मौक़िफ़ भी शामिल करना चाहेंगे। यहाँ पर आयतुल्लाह दुरानी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा। दुरानी साहब, आपके दौरे हुकूमत में ही वो एहतजाज और धरना हुआ था डी चौक में 5 दिन तक, वो किसके खिलाफ था? निज़ाम के खिलाफ था, आपकी हुकूमत के खिलाफ था, या फिर निज़ाम लपेटने के लिए था? आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे थे उस धरने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवे एक पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के, तो अब तो वो जिस वक्त उनको आना चाहिए डी चौक तक वो आ सकते हैं, पहले भी आके चले गए थे। वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएंगे, वो आएंगे, एक जलसा करेंगे। और हुकूमत क्यों घबरा रही है इस बात से? हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए। सियासी अगर उसका हक हासिल है इसको, तो सियासी तौर पर अगर लोग उसको पसंद करेंगे तो वो आके अपना धरना दे करके चला जाएगा, जुलूस निकालेगा, जलसा करेगा, खिताब करेगा। ये पॉलिटिकली बुनियादी हक होता है आइन और कानून के मुताबिक। जहाँ तक ताहिरुल कादरी साहब का आप फरमा रहे थे कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से अपील किया है कि वो उनको 23 जून को जो है ना वहाँ पर हिफाजत दे दें, एयरपोर्ट को कब्ज़ा करें। और एयरपोर्ट पर वो तो नरे का नरा अगर आउट ऑफ वे एक रास्ता इख्तियार होता है तो वो तो मार्शल्ला लग जाता है। मसलन उस दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मार्शल्ला होगा, पिंडी पे मार्शल्ला होगा। क्या मार्शल्ला की इजाज़त इस आइन और कानून में आज के हिसाब से जर्नल्स या हुकूमत या रियासत अफोर्ड कर सकती है कि एक अपील पर हो जाए? तो मार्शल्ला अगर इस तरह लगना चाहिए था तो वो जो इस वक्त कराची में वाक़या हुआ था बहुत बड़ा एयरपोर्ट का, तो वहाँ पर तो सब इंगेज थे। तो ऐसे नहीं होता कि एयरपोर्ट पर किसी के उतार चढ़ाव। दुरानी साहब, या अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि मुल्क में आइन है ही नहीं, ना इंतखाबात आइन के मुताबिक हुए हैं और रूल ऑफ लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो ना आइन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंतखाबात भी नहीं हुए, कोई सिस्टम ही नहीं है इस वक्त। आप इससे मुत्तफिक हैं क्या? देखिए, अगर मैं इनके साथ मुत्तफिक हो जाऊं तो वो जो आज़ादी की तहरीकें हैं जो कि पहाड़ों पर या मैदानों पर या गली कूचों में लड़ी जा रही हैं, तो फिर तालिबान वाले को मैं मुल्ला फजलुल्लाह को या सूफ़ी मोहम्मद को या उनके दोस्तों को खुरासानी हो या हक्कानी हो, किसी जितने नाम आपके तालिब के अलिफ बेजीम से शुरू हो जाओ ये तक का, उनके मुतालबात फिर दुरुस्त हैं। वो भी तो कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी हमारे हिसाब से नहीं है, वो एक अलग बात है। अब जब इस वक्त आप आ जाते हैं तो बहुत सारे फ़िक़ही के लोग जो है ना एक साथ हो जाते हैं, फिर एक इमाम उनके आगे हो जाता है, वो मदीने में हो या मक्के में हो या किसी जगह पे, ये एक साथ फिर नमाज पढ़ते हैं। सवाल ये है कि क्या इस वक्त ये आइन और कानून 73 का अगर कबूल नहीं है तो फिर अफरा तफरी होगी। जो जिधर का एरिया होगा वो उस एरिया के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अपने को डिक्लेयर करेगा। ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, सियासी मुतालबात हैं, इलेक्शन और वोट की बुनियाद पर, वोट से पहले आपके इस तरह के मुतालबात आते रहते हैं। वो इलेक्शन या बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं, उस वक्त से पहले इस तरह की बातें तो पसंद की जाती हैं बल्दियात के इंतखाबात में। इसके बाद मोदी भी इस तरह की बातें नहीं करता है जब इंतखाब जीत जाता है। तो ऐसी पोजीशन नहीं है, ऐसी पोजीशन नहीं, कोई ऐसा कूल डाउन पॉलिटिक्स है। वो आएंगे, कोई अच्छा सा कंटेनर होगा, बुलेट नहीं, वो इस दफ़ा बम प्रूफ भी नहीं होगा, एटम बम प्रूफ भी होकर के आ जाएगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो जुलूस निकाल के आ जाएगा। लेकिन अफवाज पाकिस्तान को क्या इजाज़त दे दिया जाएगा जो वज़ीर हैं उनका या प्राइम मिनिस्टर है उनका या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ,
کیا میزائل برداروں کو ایٹمی صلاحیت والے ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی لیس ہو کے تیار ہو کے بیٹھ جائیں؟ درانی صاحب اسی پر مزید بات کرتے ہیں. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب، فوج کو کہا گیا کہ جب میں پہنچوں طاہر القادری صاحب سے تو ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا جائے. یہ کیا پیغام گیا سیکیورٹی فورسز کو؟ کس طرح سے وہ اس پیغام کو دیکھیں گے؟ میں تو حیران ہوں، لیکن میں ضرور راحیل شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح طاہر القادری صاحب کے تابع ہو گئے ہیں. آئین کی کون سی شق جو ہے ان کو تابع کرتی ہے طاہر القادری صاحب کو، بلکہ جس آئین کو وہ مانتے نہیں ہیں اس کی وہ ریفرنس دیتے ہیں. یعنی یہ عجیب قسم کی ان کی لاجک ہے. یہ پوری آئین کو نہیں مانتے ہیں اور وہ پورے قرآن کو آپ نہ مانو اور اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کریں، تو یہ تو ایک بیوقوف بنانے والی بات ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک ملک میں جس میں اس قسم کے کوئی افراتفری ڈالنے والا آئے اور وہ آئین کے خلاف بات کرے تو اس آئین میں وہ جو ہے وہ غداری پہ اکسا رہا ہے افواج پاکستان کو، اور اس پہ مقدمہ بننا چاہیے غداری کا آئین کے خلاف. تو پہلا مقدمہ تو طاہر القادری پہ یہ بننا چاہیے. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف، شہباز شریف یا جن ان کے وزراء ہیں، اگر ان میں دم نہیں ہے تو پھر جو کسٹوڈین ہیں اس آئین کے سیاسی جماعتیں دوسری جو ہیں، بالکل پارلیمنٹ جو ہے، وہ پارلیمنٹ کو پھر کچھ غیرت کھانی چاہیے کہ ان کے سامنے ایک آدمی جو ہے ان کی تذلیل کر رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. اور پھر وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے ساتھ سڑکوں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، پھر ان کو 23 جون سے پہلے پارلیمنٹ کی سیٹوں سے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. چلیں اس پہ عباسی صاحب کا کمنٹ لے لیتے ہیں. عباسی صاحب، آپ نے گفتگو سنی جاوید اقبال صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ بننا چاہیے اگر آپ لوگ آئین سے غداری کی بات کرتے ہیں تو. میرے لیے قابل احترام ہے جاوید اقبال صاحب بھی اور آیت اللہ درانی صاحب، میرے بزرگ ہیں آیت اللہ صاحب. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں، ہم نے کبھی نہیں کہا ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے. آئین پاکستان کو ہم مانتے ہیں. اصل میں آئین تو اس گورنمنٹ نے سسپینڈ کیا ہے. میری جاوید اقبال صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 5 سے لے کے 40 تک 38 تک مجھے ایک آرٹیکل بتا دیں جو عملاً اس ملک کے اندر نافذ ہو. کیا صحت، تعلیم، انصاف کی بنیادی سہولیات مل رہی ہیں؟ کیا ربا کو ایلیمینیشن ہو گئی ہے؟ کیا ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن ہو گئی ہے؟ تعلیم یکساں مل رہی ہے؟ مجھے بتائیں. طالبان تو آئین کو نہیں مانتے، وہ گردنیں کاٹتے ہیں جناب، اور گردنیں کاٹنے والوں کے ساتھ حکومت نے مذاکرات کیے ہیں، حکومت ان کے ساتھ مکمکا کیا ہوا ہے، وہ انہیں پے بیک کر رہی ہے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی، وہ تو پاکستان ایکشن لے رہی ہیں. اس لیے گردنیں کاٹنے والوں کو اور آئین پاکستان کے عملی نفاذ کا مطالبہ کرنے والوں کو خدا را ایک صف میں نہ رکھیں. ہم نے کل بھی ایک کہا تھا، ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا، ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا. عباسی صاحب کیا افواج پاکستان کو آپ حکومت سے الگ کر کے دیکھ رہے ہیں؟ عباسی صاحب جی جاوید صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ جن آرٹیکلز کی یہ بات کرتے ہیں، جن آرٹیکلز کی بات کرتے ہیں 62-63 کی، اس میں تو خود یہ جو ہیں طاہر القادری صاحب پورا نہیں اترتے. کیا یہ خود جو ہیں یہ اس قسم کے امانت دار ہیں یا جو شکے ہیں کہ یہ خود پورا نہیں اترتے؟ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، اور یہ جا کے کینیڈا میں ان کا حلف وفاداری اٹھاتے ہیں. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اگر عباسی صاحب اس ملک کے 19 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اوپر سے اتر کے آ گئے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تو آ کے اپنی جماعت بنائیں، الیکشن جیتیں، پوری دنیا ان کے ساتھ ہو. یہ ایک ٹوٹلی دیکھیے، نہ یہ صادق ہے نہ یہ امین ہے. اور جس آدمی نے یہ آرٹیکل بیچ میں ڈالے تھے جنرل ضیاء الحق نے، کیا وہ خود صادق اور امین تھا؟ ٹھیک ہے جاوید صاحب، عباسی صاحب آپ سے اس کے اوپر بھی کمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو کیجیے گا. آج وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ عمران خان، عباسی صاحب سوال سن لیجیے گا، عباسی صاحب سوال بھی سن لیں میرا ساتھ. وزیر اطلاعات نے آج یہ کہا ہے کہ عمران خان، طاہر القادری اور طالبان اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں. کیا آپ تینوں کے مقاصد ایک ہی ہیں؟ دیکھیں، پرویز رشید صاحب کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے اور درجہ حرارت ان کے دامن کو چھو کے دماغ کو چڑھ گیا ہے. اور جاوید اقبال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں کہ 62 کوالیفیکیشن ہے، 63 ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیا فیک ڈگری ہولڈرز، ٹیکس ایویڈرز اور بینک ڈیفالٹرز پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا پارلیمنٹ فیک ڈگری ہولڈر سے اور ٹیکس چوروں سے نہیں بری پڑی؟ آپ اس کی بات نہیں کرتے. کیا جن لوگوں کے سوئس بینکوں میں پیسہ ہے اس پہ بھی تو بات کریں، جن کی جائیدادیں اسپین کے اندر ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، جن کے محلات ہیں، جن کا سارا سرمایہ باہر ہے، ان کی بات بھی تو کریں نا جناب. بیلنس رکھا کریں. ہماری کوئی جائیداد باہر نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا سرمایہ پاکستان آپ کے جو آپ کو اللہ میاں کی طرف سے فنڈز آ رہے ہیں، آپ کو کوئی جبرائیل علیہ السلام فنڈز دے رہے ہیں،
आपको फंड कहाँ से आ रहे हैं? आप जो है आप मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क जो है फौज मुल्क का हिस्सा होती है। आप लोगों आप देखिए मेरी दिहाड़ी कुछ नहीं है। अब्बासी साहब दुरानी साहब शामिल कर लें यहाँ पे, अब्बासी साहब साथ रहिएगा, हम दुरानी साहब को शामिल करेंगे। आपको पता है तो ले आए ना, आप भी दिहाड़ी लगा दें मेरी। जावेद साहब एक सेकंड हमारे साथ रहिएगा। अब्बासी साहब आयतुल्लाह दुरानी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ। अब्बासी साहब ठहरिएगा, दुरानी साहब को भी शामिल करेंगे। जाती किस्म की गुफ्तगू प्रोग्राम में नहीं कीजिए। अब्बासी साहब जाती गुफ्तगू नहीं कीजिएगा प्लीज यहाँ पर प्रोग्राम में। हम सिर्फ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बन रही है उस पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्या हिकमत अमली है। दुरानी साहब आपको शामिल करना चाहूंगी इस पूरी गुफ्तगू जो इस वक्त जारी है। जरा इसको वापस लाइएगा कि सियासी तौर पर क्या तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, क्या कुछ जमातें मिलकर लंदन में भी मुलाकातें हुई हैं, क्या सूरत हाल बन रही है, कोई सियासी हिकमत अमली नई तय की जा रही है? देखिए अब्बासी साहब एक चीज़ नोट करें। अब्बासी साहब आप मेरे भाई हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान में 4 तरह की हुकूमतें बनती हैं। अगर जमहूरी है तो वोटों से, बाकी मिन जुमला लोटों से, नहीं तो अभी जैसे वो नोटों से, और चौथा है बूटों से। आप इन चारों में से किस में अपने आप को एडजस्ट समझते हैं? एक दूसरी बात यह है अब्बासी साहब कि इस वक्त कहीं भी कोई प्लान बन जाए, दरअसल ये मौजूदा हुकूमत इसकी कुछ जगहों पर बेचारगी नज़र आ रही है। इसकी वजह इसकी खामियां हैं कि इसने अपने आप को किसी और तरीके से यहाँ पर फिक्स करवाया, जिसकी वजह से आज वज़ीर आज़म को भी कहा जाता है कि 3 महीने के लिए बाहर चले जाओ, और ये वज़ीर आज़म ही अंडर प्रेशर रह करके जब इन चीज़ों पर आ जाते हैं तो ये प्रेशर ग्रुप्स कहीं ना कहीं से फिर इन पर हावी हो जाते हैं। अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में गैप न हो मरकज़ और सूबे के दरमियान के ताल्लुकदारी में या हुकूमत चलाने में, तो ये बातें कभी भी डेवलप न होती। अब चूँकि एक चीज़ डेवलप हो रही है सियासी तौर पर भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद करदारा इलाज नेस्त, अभी भी मौजूदा हुकूमत इनके साथ बैठ के बातचीत करे। कादरी साहब आ जाएंगे, शुजात साहब आ जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे। अगर वो इस केस के बुनियाद में अदारों के बीच का एक तनाव है, वो तनाव अगर पैदा न किया जाता और न होता तो तब मेरे ख्याल में ये पोजीशन आज की न बनती। वो तनाव जब तक कि अदारों का रिफ्ट है, एजेंसियां भी आपस में लड़ पड़ती हैं, सियासी पार्टियां भी आपस में लड़ पड़ती हैं, अदारे भी, जज भी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो ये अदारों के अंदर का एक टकराव जो है ना, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के बुनियादी नक्शे के असास में एक तनाव पैदा कर रहा है, जिसका बायस बन जाता है, ख़तरा हो जाता है टूटने का। यही चीज़ें यूगोस्लाविया में भी डेवलप हो गई थी, यहीं पर इसी के तरह के फ़िक़ही सोच और फ़िक्र बुनियाद बन गया था। उधर रूस के बुनियाद भी इसी तरह का हुआ था। हम हिंदुस्तान से अगर अलहदा हो गए थे तो तब इसी तनाव की बुनियाद बनी थी। तो तनाव को कम करने के लिए अपने अंदर और बाहर एक नशिस्त होनी चाहिए जो वाक़तन ओरिजिनल हालत में हो, कारोबारी ना हो, सियासी हो और अमली हो, और रियासत के मुस्तहकम करने की सोच के साथ हो, तब बात बनेगी। तारुल कादरी साहब आ जाएं, अच्छी सोच के साथ आ जाएं, जलसा जुलूस निकालना। अभी 10 दिन उनको रमज़ान में भी बैठना है, एतिकाफ़ में भी वो आ रहे हैं। अल्लाह करे उससे पहले, रमज़ान से पहले वो अपने वाइंड अप करेंगे कि 1 हफ्ते का फिर रमज़ान होगा, उस वक्त तो एक्टिविटीज़ मजहबी होंगे। तो दुआ है इनके लिए कि अच्छी अमाल के साथ आ जाएं। नून लीग का मौक़िफ़ ले लेते हैं। परवेज़ मलिक साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ हैं। परवेज़ साहब, गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक उमर रियाज अब्बासी साहब हैं मेरे साथ यहाँ पर, इसके साथ साथ इस्लामाबाद से दुरानी साहब हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ जावेद इकबाल साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज कहा गया अल्लामा तारुल कादरी साहब की जानिब से। नून लीग क्या सोच रही है 23 जून को अगर वो पहुंच रहे हैं कि आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं? उनको किस तरह के खतरात हैं? उन्होंने तो फौज से कहा कि जब मैं पहुंचूं तो आप एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालें क्योंकि हुकूमत पर भरोसा नहीं है, और कुछ अहम वज़रा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब को नामजद भी कर दिया है पब्लिक FIR में। परवेज़ मलिक साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, अब बीच में से आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है।
جی پرویز ملک صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب کی جانب سے جو آنے کا اعلان کیا گیا، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ جب وہ پہنچیں تو ایئرپورٹ پر کنٹرول فوج سنبھال لے کیونکہ حکومت پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک ایف آئی آر کہا کہ وہ پبلک ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں اور آپ کے وزراء کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صاحب کے نام کو نامزد کر رہے ہیں۔ اس میں کیا حکومت انہیں سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے؟ کس طرح کے خدشات ہیں یہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ کو؟ دیکھیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اکثر ایسے لیڈرز آتے رہتے ہیں اور ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ بڑی بڑے مجموعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہم اپنی ذمہ داری جانتے ہیں، ہم ایک جمہوری حکومت ہے، جمہوریت کی قدر کرتے ہیں، جو آئین میں جو لا میں جو بھی ان کے رائٹس موجود ہیں وہ انشاءاللہ پوری دی جائے گی، سیکیورٹی بھی دی جائے گی، ہر قسم کی اسسٹنس ہوگی۔ مگر یہ ہے کہ اس میں جو قوانین میں لکھا ہے کہ جی آپ پیسفل ڈیمونسٹریشن کریں گے، آپ قانون کی پاسداری کریں گے، اگر قانون کو بریچ کرتے ہیں آپ تو پھر نیچرلی جو فورسز ہوتی ہیں وہ اپنا ایکشن لیتی ہیں ایز پر لا، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں آ کے اپنی قوم کو اپنا ایجنڈا دیں، قوم کے سامنے پیش ہوں۔ اگر یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کہیں کوئی اپنے قانون کو عبور کر کے کسی اور طرح سے آگے یہاں جلسے جلوس اور ڈسٹرکٹیو قسم کی پالیٹکس کریں، کنسٹرکٹیو کریں، پبلک کو اپیل کریں، پبلک ان کو ووٹ دے، بسم اللہ 100 بسم اللہ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کسی قسم کا پراپرٹی کو ڈیمیج کر لیں اور معاملات کو الجھائیں۔ ہم نے ہمیشہ مہذب انداز میں قانون کی پاسداری کروائی ہے اور کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے علامہ طاہر القادری کو 23 جون کو جو وطن پہنچیں گے۔ مزید گفتگو کریں گے کہ حکومت کی جانب سے حکمت عملی اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے۔ علامہ طاہر القادری صاحب کیا لے کر ملک وطن واپس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتحاد جو لندن میں ہو رہا تھا، کیا وہ کوئی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں یا پھر وہ صرف ماضی کی طرح کے پھر کچھ اتحاد یا کچھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ ایک بریک کے بعد